तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो आज दोस्तों हम लोग 2022 का जो है वह आपको जो द्वितीय पाली में मैथ का प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। यह भी दोस्तों 17 तारीख को ही एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड पाली का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्यूशन अब करेंगे दोस्तों आज के बाद, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए जो है कि कुछ समस्या आ रही थी। तो अब क्या करेंगे कि टोटल 20 प्रश्न का ही एक वीडियो में हल करेंगे। तो इस प्रकार से आपको टोटल 100 प्रश्न जो है, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको हल करने में हमको 5 वीडियो बनाने की आवश्यकता होगी। तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पार्ट 5 तक आपको दे देंगे, ठीक है। ये वो अलग बात रहेगी कि एक दिन में हम 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन आपको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज़ दोस्तों हम लोग का चल रहा है, जिसमें ये सॉल्यूशन सीरीज़ चल रहा है, जिसमें आपको हमने बताया था कि 2022 से हम सॉल्यूशन करना शुरू कर चुके हैं और 2022 से एकदम नीचे की तरफ जाएंगे। पहले 2022 का जितना भी प्रश्न होगा सब सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद 2021 में चलेंगे, फिर उसके बाद 2020 में चलेंगे। इस प्रकार से 2011 तक हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है, 2011 तक। तो इस प्रकार से इसका एक प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया गया है, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वाला जो है, उसमें आप जा कर के वहाँ से सारे के सारे सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। अपने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, उस सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल आ चुका है। देखिए कहा गया है 6x³ माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 के शून्य का और अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे त्रिघातीय बहुपद हो दिया हुआ तो आपको अल्फा बीटा गामा 3 आपको जो है कि शून्यक निकलेंगे, यानी जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्यक आपको निकलेगा, ठीक है। दो घातीय अगर रहता तो 2 शून्यक ज्ञात होता, अगर आपको रैखिक बहुपद होता तो आपको 1 शून्यक ज्ञात होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्रिघातीय, इसलिए 3 शून्य ज्ञात होंगे, तो 3 शून्य का आपको यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सूत्र होता है, आपको इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, माइनस नहीं, आपको C/A होता है। क्या होता है, C/A होता है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका आपको होता है -B/A, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा, इसका आपको होता है -D/A। तो आपको चूंकि ये पूछा गया इसलिए हम लोग को इसी पे हल करना है। तो C/A के जगह पे क्या हो जाएगा, C जो है ये पहला जो पद होगा उसका आपको 6A हो गया, -11B हो गया, -3C हो गया और 2D हो गया। तो यहाँ पे C कितना है, -3 है, तो -3 और A का मान आपको 6 है, तो 6 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। तो आपको हो जाएगा -1/2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है यदि x² माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है। देखिए यहाँ पे हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि द्विघाती होगा तो उसके 2 ही शून्यक दिए जाएंगे, तो यहाँ 2 शून्यक दिया गया है, तो मान इसका आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा साधारण रूप में लिख लीजिए। तो यह हो जाएगा x² और -3 से x में गुना होगा तो -3x हो जाएगा, और -3 से 1 में गुना होगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, -3 से 1 में गुना होगा तो -3 हो जाएगा और -5 आपको रह जाएगा। शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में शून्य हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हो गया x²। थोड़ा सा दोस्तों हम इसको मिटा लेते हैं ताकि लिखने में, हल करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए देख लीजिए। लोग को साफ से दिखेगा इसलिए ऐसा कर लेते हैं। चलिए इतना आ गया। अब यह हो जाएगा आपको x² -3x है तो -3x रह जाएगा। और देखिए -3 और -5 एक ही प्रकार के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, -8 हो जाएगा बराबर 0। ये आपको आ गया द्विघात बहुपद। अब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दोनों का गुणनफल है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा से बीटा में गुना होगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा।
अब चलिए अल्फ़ा से 1 में गुना होगा तो अल्फ़ा सीधा हो जाएगा, और फिर बीटा से 1 में गुना होगा तो प्लस में सीधा बीटा हो जाएगा। फिर 1 से 1 में गुना होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे वितरण नियम का रूल लगा करके गुना हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, एक अल्फ़ा बीटा दिख रहा है, वो अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है सूत्र, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, प्लस 1 है तो 1, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ लिख लेंगे, सी का मान यहाँ पे कितना है तो माइनस में 8 है, तो माइनस 8 हो जाएगा, बटे ए का मान एक्स स्क्वायर के बगल में कोई गुना नहीं है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी के जगह पे क्या हो जाएगा, -3 बटे ए के जगह पे 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, -8 से 1 से भाग लगेगा तो -8 ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 आपको हो जाएगा, बटा में 1 है तो कोई वैल्यू है नहीं, प्लस में 1 हो गया। चलिए -8 और माइनस +3 और +1 बराबर +4 हो गया, तो आंसर आपको कितना आ गया, -4। तो इसका सही उत्तर आपको -4 हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको -4 दिख रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। लिखा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्यू का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे दिया कहाँ गया है क्यू, देखिए सबसे पहले क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू दिया है। अब दो शून्य किसी भी चीज़ का निकलता है, ठीक है, तो एक शून्य का मान एक्स का मान हम इधर रखेंगे और एक शून्य का मान हम फिर से इधर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। तो ये दोनों बराबर होगा, जब शून्य का मान रखेंगे तो दोनों का मान हमको बराबर आना चाहिए, ठीक है, तब जाके क्यू का मान निकलेगा। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्यू माइनस में इधर भी है और क्यू माइनस में इधर भी है, तो क्यू से क्यू तो कट जा रहा है, मतलब क्यू का मान 0 आ रहा है। तो ये पी इससे तो कोई मतलब रह ही नहीं जाता है, जब मान रखेंगे तो इसका मान कुछ भी है, मेन तो क्यू से मतलब है, और दोनों तरफ क्यू क्या हो जा रहा है, 0 आ रहा है। अगर क्यू यहाँ पी के स्थान पर होता तो आसानी से मान ज्ञात हो जाता, या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक होता क्यू, तो इसका मान आसानी से ज्ञात हो जाता है। इसका मतलब है कि यह प्रश्न ही दोस्तों गलत है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है, इसका आंसर आपको कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6, ठीक है, तो -2 और 6 वाला जो आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब x बराबर आपको -2 दिया है एंड x बराबर आपको 6 दिया है, तो -2 को बराबर कैसे ट्रांसफर करेंगे तो +2 हो जाएगा, और गुणे माइनस 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए x से x में गुना होगा तो आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x से 6 में गुना होगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, 2 से x में गुना होगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब आपको मान आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2x है, दोनों को चिन्ह अलग अलग है, तो बड़े का चिन्ह लिख दिया और बड़ा में से छोटा को घटा दें, 6 में से 2 घटा तो 4x हो जाएगा, -12 आपको इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर -4x -12 इसका सही उत्तर है, एक्स स्क्वायर -4x -12, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 में आते हैं, ठीक है। कहा गया है, रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y+2 और 6x-9y+5 के कितने हल होंगे। अब चलिए इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले a1/a2 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको b1/b2 ज्ञात करना पड़ेगा, एंड लास्टली आपको c1/c2 ज्ञात करना पड़ेगा। तो a1/a2 का मान क्या होता है, देखिए 2 बटे इसका a2 का मान कितना है 6, मतलब 1/3 आया। अब b1/b2 क्या होगा, तो इसका b1 है -3 और b2 का मान है -9, माइनस से माइनस कट गया, 1/3 ही आपको इसका भी मान आया। c1/c2 इसका है 2 और इसका है 5, तो देखिए ये बराबर नहीं है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ठीक है, तो दोस्तों क्या यहाँ पर रूल के अनुसार हो जाएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इस रूल के अनुसार आपको यहाँ पे जब ऐसा रहता है तो इसके लिए क्या हो जाता है, रेखा जो है आपको समांतर हो जाता है, क्या हो जाता है, समांतर, और समांतर रेखा का एक भी हल आपको नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है।
यानी यह लाइन यहाँ है और यह लाइन यहाँ है, कहीं मिलेगा ही नहीं जो हल ज्ञात होगा। दोनों लाइन अगर कहीं पे मिलता है इस प्रकार से तो प्रतिच्छेदी रहता है और यहाँ पे एक हल होता है। अगर इसी लाइन पे कोई दूसरा लाइन होता तो यह क्या हो जाता, समपाती रेखा हो जाता, यानी तीनों के तीनों आपको बराबर होता। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा समांतर रेखा, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई हल नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 6 पे। कहा गया है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस 2 वाई बराबर 5 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। मतलब अद्वितीय हल का मतलब है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका मतलब है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। चलिए, तो इसमें आपको a1 का मान है k बटा a2 का मान है 3 बराबर b1 का मान है 2 और b2 का मान है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए। अब बराबर यहाँ पे नहीं है तो बराबर नहीं लिखेंगे, के का के हो जाएगा, के से 1 में गुना 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो के बराबर अगर 6 नहीं होगा तब जा कर के यह जो समीकरण दिया गया इसका अद्वितीय हल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है, दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी है। समांतर रेखा में एक भी हल नहीं होता है, इसका जो है शून्य हल हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा तो इसका हल कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा गया है, y-4 का आलेख कैसा सरल रेखा होगा। देखिए आपको y-4 बोला जा रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो बराबर में प्लस में 4 हो जाएगा। और y का मान 4 प्लस में यहाँ पे होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से करेंगे तो 4 होगा और इसका इस प्रकार से हल रेखा खींचा जाएगा। तो यह किसके समानांतर हो गया, यह एक अक्ष है, एक अक्ष के समानांतर हो गया। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अक्ष के समानांतर। y का मान x अक्ष के समानांतर होगा और x का मान y अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। कहा गया है यदि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, तो यहाँ पे मान क्या होगा यह आप ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, दूसरा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। घटा देते हैं, यहाँ पे भी विलोपन विधि से कर देते, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यह कट जाएगा। 4 और 3 7y हो जाएगा बराबर 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कटेगा 7 बचे 35, y का मान आपको 5 आ गया। y का मान प्लस में 5 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इसमें 1 दिख रहा है, इसमें माइनस 5 दिख रहा है, तीनों में से तीनों नहीं होगा, ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा। एक ही से काम चल जाए तो आप एक ही से काम चला लेंगे, बाद में दूसरा अगर मिल जाए, दो में मिले तब जाकर के दूसरा ज्ञात करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। चलिए 10 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है उसको चेक करना है। तो चलिए हम इसमें टारगेट क्या करते हैं, यहाँ पे 2x से x में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो है। इसको देख लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो ये ए स्क्वायर इसमें रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर है नहीं एक्स स्क्वायर जो घट करके 0 होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण रहेगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे भी ए प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 2x है तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं जो घट करके 0 हो, इसलिए यह भी एक्स स्क्वायर वाला रहेगा, मतलब द्विघात समीकरण रहेगा। अब बच गया यहाँ पे ये, तो ये आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए एक्स से एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी एक्स से एक्स स्क्वायर में एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाद में क्या होगा, घट जाएगा और घट करके यह रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 में आते हैं। बिंदु 2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों होता है x1 प्लस x2/2, मतलब 2 और प्लस -2 है तो -2/2, एंड दूसरा हो जाएगा -2 और इसका +2/2, मतलब यह भी आपको 0/2 हुआ और यह भी आपको 0/2 हुआ, यानी दोनों का मान आपको 0 0 हो गया, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक। तो ये हो जाएगा, मूल बिंदु से दोनों तरफ के दूरी बराबर है, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। कहा गया है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3 0 है और उसके दो शीर्ष इतना है, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा।
यानी आप देख लीजिए इसका जो रूल होगा वह x बराबर x1 प्लस x2, इसका क्या हो गया 2 प्लस x3 1/3 होगा। एंड दूसरा आपको y बराबर मतलब 0 बराबर y1 प्लस y2 के जगह पर 3 प्लस y3 के जगह पर -4/3 होगा। ठीक है, 3 या 9 ये हो जाएगा। इधर पहले इधर इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो x1 प्लस 3 बराबर 3 तिहाई 9, यानी x1 बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 हो गया। अब इधर कर लेते हैं, तो y1 प्लस 4 में से 3 -4 में और 3 प्लस में है तो घट करके -1 हो जाएगा, मतलब इसको -1 लिख देते हैं। और बराबर कितना हुआ 3 से 0 में गुना हुआ तो 0 हो जाएगा, यानी y का मान आपको 1 हो गया। तो 6 और 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में 6 और 1 दिख रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4 0 और 1 0 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है 1/2 इंटू x1 मतलब 0। अब 0 वाला का नहीं लिखेंगे तो ये काम कोई दिक्कत नहीं है। 0 इंटू क्या हो जाएगा 0 माइनस y2 माइनस y3 मतलब 1। चलिए, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको नहीं लिखते तो पर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस x2 है तो x2 4 इंटू y3 1 माइनस y1 0 प्लस x3 फिर 0 है तो ये भी लाइन ख़त्म ही हो जाएगा। 0 इंटू 0 माइनस 0, मतलब टोटल मिला के बात ये हुआ कि ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, बच गया सिर्फ ये। तो 1/2 इंटू 4 और 1 में से 0 घटा तो 1, 1 से 4 में गुना होगा तो 4 ही होगा। कट करके कितना आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 में क्या कहा गया है। बिंदु -1 3 और -5 7 के बीच की दूरी क्या है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 मतलब -5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सूत्र को आप उल्टा भी लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं। फिर दूसरे में y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं या फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपको सेम आएगा। 5 और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और प्लस 1 आपको घटेगा -5 में से तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा तो 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी प्लस में 16 होगा और प्लस 4 का स्क्वायर भी प्लस में 16 होगा, माने रूट अंडर आपको 32 हो गया और 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 का खंड करेंगे तो 16 गुने 2 होगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, √2 में रह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 4√2 आ जाएगा। ऑप्शन बी में 4√2 दिख रहा है तो 4√2 आपको आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी लिखा है, दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 और n1 m और n के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक होंगे तो क्या होगा। का निर्देशांक क्या होगा, तो m1 mx1 प्लस nx2 बटे m प्लस n, mx1 या m1 x2 होता है तो m x2 हो गया प्लस n x1 हो गया बटे m1 प्लस n, फिर m y2 प्लस n y1 m1 प्लस 1। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, घटाव वाला तो होगा नहीं, यहाँ पे भी घटाव है और इनमें से कोई नहीं, सब के सब इसमें प्लस ही होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है शंकु का, यानी πr_l बराबर आपको 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। पाई का मान तो हम लिखेंगे उधर, एल का मान हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तो 880 बटे आर इंटू, अब चलिए आर हम नहीं लिखेंगे, आर का मान हमको दिया गया है 14, तो 14 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 7 से 14 कटेगा 2 बार में। अब चलिए 22 से 22 चौके 88 कटेगा, 22 चौके इधर गुना कर लेते हैं, इसको लिखो सॉरी
गुना नहीं करते, यहीं पे लिखते 22 × 4 = 88 कटेगा और बीच में एक जीरो उतर जाएगा। ठीक है, 40 हो गया, 2 से कटेगा 40 20 बार में, तो एल का मान आपको कितना आ गया 20। तो ऑप्शन बी में आपको 20 दिख रहा है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। कहा गया समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए, समान ऊंचाई है, दो बेलन है, तो त्रिज्या आपको इसका ज्ञात करना होगा। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h। चलिए, h तो बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा, h r² हो जाएगा, मतलब इसका देखिए क्या होता है πr² h बटे πr² h, पाई से पाई कट जाएगा और बराबर में आपको क्या दिया है 9/16 दिया है। आयतनों का अनुपात दिया है, ऊंचाई सेम है तो ऊंचाई तो कट गया, अब r² रह गया, मतलब r/r बराबर हो जाएगा √9/16, माने 3/4 हो गया त्रिज्या का अनुपात। तब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 2πr/h बटे 2πr/h। अब 2π से 2π कट गया, h से h कट गया, r आपको 3 है और h आपको 4 है, तो 3:4 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा 3:4, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। सॉरी, 17 नंबर तो हल हो गया, 18 नंबर पे चलते हैं। कहा गया है दोस्तों, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी तिर्यक ऊंचाई आपको शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक है, तो शंकु की आधार का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, पूर्ण सतह शंकु का बताया जा रहा है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताया जा रहा है 18 मीटर स्क्वायर है, यानी शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l + πr² हो गया इधर। अब दोनों में से πr को कॉमन करेंगे तो l + r आपको शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो यही आपको दे दिया गया है 18। ठीक है, कितना दे दिया गया है 18। अब कहा गया है कि जो l है वह त्रिज्या का कितना गुना है 2 गुना है। यहाँ पे कहा गया शंकु का आधार का त्रिज्या का 2 गुना है क्या तिर्यक ऊंचाई, यानी l = 2r है, यानी πr × l के जगह पर क्या लिख देंगे 2r + r बराबर आपको 18 दिया गया है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr² हो जाएगा, πr² का हम लोग सूत्र लगा लेंगे। चलिए, πr गुने 2r और 1r क्या हो जाएगा 3r बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब πr² हम रख लेते हैं, r से r में गुना होगा तो r² हो गया, πr² बराबर 18 बटे क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा इधर, तो 3 बटा में कितने बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, यानी πr² आधार का क्षेत्रफल होता है और आधार का क्षेत्रफल आपको 6 हो जाएगा, तो 6 मीटर स्क्वायर ही आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल देखने से आपको हल नहीं होता है, लेकिन आप हल करेंगे तो हल हो जाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि हल नहीं होगा, लेकिन आप हल करना शुरू करेंगे तो आपका हल हो जाएगा, इसीलिए आप लोग हल करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे कहा जा रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए, आयतन क्या होता है 4/3 πr³ बटे 4/3 पाई बड़का r³ लिखेंगे, क्योंकि दो गोला दिया गया है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट गया, बराबर 8/27 दिया है। अब r³ दोनों में है तो छोटका r बटे बड़ा r बराबर क्या हो जाएगा घनमूल हो जाएगा 8/27 का, मतलब 8 का घनमूल आपको 2 होगा और 27 का घनमूल 3 होगा, तो त्रिज्या का अनुपात आपको इतना आ गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो आयतन ये गोला का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो 4πr² होता है, तो 4πr² बटे 4π और बड़का r², 4π से 4π तो कट जाएगा। अब छोटका r का मान है 2, तो इसका स्क्वायर बटे बड़का r का मान है 3, तो इसका स्क्वायर, मतलब 4/9 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 4:9 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका आंसर आपको 4:9 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोले का व्यास क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया गया गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, बराबर आपको दिया है 616। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अब चूंकि त्रिज्या व्यास ज्ञात करना है तो व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अब त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो हम 4π को बराबर के उसे ट्रांसफर करेंगे, तो r² बराबर हो जाएगा 616/4। अब पाई का मान इधर बदलेंगे, पाई नीचे आएगा, पाई के करेंगे तो 22/7 हुआ, तो 7 चला जाएगा ऊपर। चलिए इसको काटते हैं, 4 से पहले इसको काटते हैं, 4 एकम 4 और बच जाएगा इधर आपको 2 21 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 हो गया, एक बच गया 6 हो गया, 4 चौके 16 154 हो गया, और 22 7 154 होता है। ठीक है, 22 से 7 मरतबे में गुना करेंगे तो 154, मतलब r² बराबर आपको हो गया 7 गुने 7, यानी r बराबर √7 गुने 7, यानी वर्गमूल में से निकालेंगे तो 1/7 आपको बाहर निकलेगा, मतलब त्रिज्या का मान इसका कितना है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था हमने कि इस वीडियो में हम मात्र 20 प्रश्न का ही हल करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो फिर देखने में समस्या होने लगता है बच्चों को। तो आज क्या है कि आज से हम प्रत्येक वीडियो में 20 ही प्रश्न डालेंगे। वीडियो एक दिन में 2-3 डाल देंगे, इस प्रकार से होगा, लेकिन एक वीडियो में मात्र 20 प्रश्न ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इस सेट को सॉल्यूशन करने के बाद दोस्तों इस चैनल पे अभी फिर सेट नहीं चलेगा, सेट थोड़ा दिन के बाद चलेगा, क्योंकि वर्तमान में हमको अभी कंस्ट्रक्शन का वीडियो बना के डालना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का मांग बढ़ गया है। कंस्ट्रक्शन बार बार बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन बनाइए, कंस्ट्रक्शन बनाइए। तो इस वीडियो को बनने के बाद, मतलब ये जो चैप्टर है आपको चल रहा है 2022 का सेकेंड शिफ्ट का, इसको ख़त्म होने के बाद हम आपको इस चैनल पे कंस्ट्रक्शन 10th का और 9th का दोनों को बना करके डालेंगे, भारतीय भवन का भी और बीटीसी का भी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। कंस्ट्रक्शन अगर आपको सीखना है तो कंस्ट्रक्शन सीखने के लिए, और कंस्ट्रक्शन बनाने के जस्ट बाद से फिर हम शुरू कर देंगे जो भी पिछला जो शिफ्ट है एग्ज़ाम हुआ प्रीवियस ईयर का, उस सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन डालेंगे। तो अभी बहुत समय है एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम से पहले, लेकिन सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हम डाल देंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।